हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स योर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके कॉन्सेप्ट और उसके कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एग्जाम्पल्स में और एमसीक्यूज में हम वो कैसे यूज करेंगे वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट आपको पहले बता दूं कि उसके कॉन्सेप्ट जो मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूँ, आपको उसकी एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, उसके पहले आपको उसकी थोड़ी कुछ थियरीज, उसके थोड़े बहुत कुछ रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट पॉइंट्स आपको पहले देखना होगा। आप हमारे पुराने वीडियो में जाके भी वो सारे के सारे मतलब चैप्टर्स के टॉपिक्स है वो एक बार रिवाइज कर सकते हो। देन हाउ वी कैन यूज दैट कॉन्सेप्ट ऑन एमसीक्यूज और एग्जाम्पल्स। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक चार्ज। सबको पता है चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में मतलब अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, प्रोटॉन जिसका चार्ज हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। चार्ज जिसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सिंबल E 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। प्रोटॉन हो तो प्लस लिखना है और इलेक्ट्रॉन इट इज अ -1.6 ×10⁻⁹ कूलम। साथ में ये भी आपको पता होगा दोनों का मास, द मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 kg and the mass of electron 9.1 10⁻31 kg। तो ये सिर्फ बेसिक बातें थी जो उसका चार्ज और उसका मास बता रहे हैं, जो एमसीक्यूज में और एग्जाम्पल में भी इसके कॉन्सेप्ट हमें यूज करने ही है। उसके बाद ये भी बताया गया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स नाम के एक पार्टिकल से बने हैं। मतलब क्वार्क्स जो होता है जो 100% उसको अभी तक परमिशन नहीं मिली है, दैट इज नॉट 100% एक्सेप्टेबल। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि प्रोटॉन जो बना है UUD, मतलब दो तरह के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। U मीन्स अप क्वार्क, तो दो अप और एक डाउन, तीनों को मिला के प्रोटॉन बनाया गया है। अप की वैल्यू है +2/3 और डाउन को आपकी वैल्यू है -1/3। ये है प्रोटॉन का कंस्ट्रक्शन। न्यूट्रॉन का कंस्ट्रक्शन बोले तो होता है UDD, एक अप दो डाउन का। टोटल चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, न्यूट्रल है। प्रोटॉन का चार्ज हम अप प्लस डाउन यहां पुट करेंगे, वी कैन गेट +E। इलेक्ट्रॉन क्वार्क्स का बना नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का कंस्ट्रक्शन इन द टर्म्स ऑफ क्वार्क्स आएगा ही नहीं। उसके बाद एक डिवाइस था जिसके हेल्प से हम उसका चार्ज मतलब ढूंढ सकते थे, उसके चार्ज के एक्सिस्टेंस के बारे में जान सकते थे। दोस्तों आपको नाम पता ही होगा, उसका नाम क्या है? GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यस, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं। देन हमने क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू यानी क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ा। Q इज इक्वल टू यानी Q मतलब कोई भी चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट का चार्ज होगा, इट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, जो n इज इंटीजर नंबर and E इज अ फंडामेंटल चार्ज। इट्स वैल्यू इज 1.6 10⁻⁹ कूलम। तो इस फॉर्मूला से हम कोई भी ऑब्जेक्ट पर का चार्ज फाइंड कर सकते हैं यदि हमें उसके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है। वो भी आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बाहर से प्रोटॉन आ गए। इफ इलेक्ट्रॉन्स कैन रिमूव फ्रॉम द बॉडी बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज। यदि इलेक्ट्रॉन्स बाहर से मतलब आ गए तो that body is negatively charged. Therefore कोई भी बॉडी का पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल रखता है इलेक्ट्रॉन्स के आने या जाने पे।
तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स पता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज तो है ही 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो यू कैन फाइंड द चार्ज ऑन एनी बॉडी। उल्टा भी क्वेश्चन दिया गया हो, ऐसा पूछा गया हो कि 1 कूलम चार्ज हो जिस पे, तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कितने होंगे, तो आपको ये इनको सब्जेक्ट बनाना है Q/E। यू कैन फाइंड 6.25 × 10⁻18 दैट आर द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Q इक्वल टू यानी से हम कई सारे एमसीक्यूज उसके रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, कैसे उसका चार्ज मतलब बॉडी को चार्जिंग कैसे करते हैं। तो वैसे चार्जिंग करने में 3 मेथड है। द फर्स्ट मेथड फ्रिक्शन, सेकंड मेथड है कॉन्टैक्ट मेथड और थर्ड मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन जैसे कि ग्लास रोड को रबर मतलब कोई ग्लास रोड उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रबर करते हैं तो ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज होता है, दैट इज अ फ्रिक्शन। फिर कॉन्टैक्ट मेथड, यदि कोई स्फीयर है जिसका चार्ज स्फीयर ए का है Q, दूसरा स्फीयर भी मानो कि उसका चार्ज 0 है। द कंडीशन इज सेम स्फीयर मतलब दोनों के दोनों सेम मटेरियल के सेम रेडियस वाले स्फीयर होने चाहिए। एक पे चार्ज Q है, दूसरे का चार्ज 0 है। दोनों को कनेक्ट करते हैं कोई वायर से या डायरेक्टली टच कराते हैं। व्हेन आफ्टर ऑफ रिमूविंग दिस कनेक्शन, टच करवाने के बाद जब रिमूव करते हैं तो दोनों का चार्ज कितना हो जाएगा, तो स्फीयर ए का चार्ज और स्फीयर बी का चार्ज हो जाएगा हाफ मीन्स हमें लेना है एवरेज। दोनों का टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2 इट इज द चार्ज ऑन स्फीयर। इस पे रहेगा Q/2, इस पे रहेगा Q/2। यदि दोनों स्फीयर की रेडियस डिफरेंट है, एक की रेडियस मानो कि R1 है, दूसरे की रेडियस मानो कि R2 है, अलग अलग रेडियस वाले यदि दो स्फीयर है R1 और R2 रेडियस वाले, सब इसका चार्ज है Q, इसकी रेडियस है R2, मानो कि इसका चार्ज Q1 है और Q2 है, ऐसा मान के चलो अलग अलग रेडियस हो गई दोनों स्फीयर की। अब दोनों को कनेक्ट करके जब सेपरेट करते हैं तो स्फीयर ए पे कितना चार्ज होगा और स्फीयर बी पे कितना चार्ज होगा। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको Q डिफाइन करना पड़ेगा। Q इज अ टोटल चार्ज, इट इज एडिशन ऑफ बोथ द स्फीयर Q1 प्लस Q2। तो एक फॉर्मूला है मतलब दोनों को जब कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल सेम हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग QA कनेक्ट करने के बाद जब सेपरेट करेंगे तो QA का चार्ज होगा R1Q अपन R1 प्लस R2 और सेम टू सेम QB होगा R2Q अपन R1 प्लस R2। उसके रिलेटेड एमसीक्यूज कई बार पूछते हैं कि एक स्फीयर जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, दूसरा स्फीयर जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, एक पे चार्ज 10 कूलम है, दूसरे पे 15 कूलम है। कनेक्ट करने के बाद जब सेपरेट करेंगे तो दोनों का चार्ज कितना होगा, R1 R2 रेडियस ऑफ द स्फीयर, Q is a total charge and you can find the answer by using this formula। Q is equal to R1Q upon R1 plus R2, QB is equal to R2Q upon R1 plus R2। तो ये वाली मेथड थी कॉन्टैक्ट मेथड। फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन, जहाँ पे उसके रिलेटेड सिर्फ बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि यदि कोई स्फीयर पे हमें नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस करना है तो उसके पास में कौन सा चार्ज वाला मतलब ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो उसके ऑपोजिट वाला। यदि हम पॉजिटिवली ग्लास रॉड उसके पास में लाएंगे तो स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, प्लास्टिक रॉड जो नेगेटिवली उसके पास में लाएंगे तो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में कोई वैल्यू के अकॉर्डिंग उसमें ज़्यादा सम होते नहीं है। देन द मेन थिंग ऑफ दिस चैप्टर, कौन सा वो, कूलम्स। कूलम ने दो चार्ज के बीच में यदि डिस्टेंस R हो, दोनों चार्ज की वैल्यू मानो कि Q1 और Q2 हो, तो उस पे दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, मतलब कौन से फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम एंड दैट नेम ऑफ दैट लॉ इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। F is equal to K Q1 Q2 into R square। Force is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the distance between them, where K is proportionality constant
इट्स वैल्यू इज 8.98 into 10⁹ SI, बट हम एमसीक्यूज में एग्जांपल में उसकी वैल्यू प्रैक्टिकली वैल्यू लेंगे 9 into 10⁹ SI, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बना सकते हैं हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की जगह कई बार हम दूसरा कांस्टेंट यूज करते हैं, उसका नाम है 1/4πε0। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 Q2 upon 4πε0 r²। This is the formulas of F, Q1 Q2 upon 4πε0, where ε0 is the permittivity of free space, क्योंकि हर एक जो भी हम कोई भी लेंगे ना मीडियम, जैसे कि एयर है या पानी है या ग्लास है, कोई भी इंसुलेटेड मीडियम है, तो उसकी परमिटिविटी डिफरेंट होती है। तो यह परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द वैल्यू इज 8.85 into 10⁻12, उसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। दो चार्ज को जब हमने फ्री स्पेस में रखा है एयर, तो एयर के लिए जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मतलब उसकी जो मीडियम की जो प्रॉपर्टी है उसकी, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए 1.0003 है, जो अप्रोक्सीमेटली हम उसको मान ही लेंगे। इसलिए दो चार्ज को जब एयर में रखा है या फ्री स्पेस में रखा है, तो उसके लिए आपको कंसिडर ε0 ही करना है। बट कोई मीडियम में रखा है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद रखना। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए हमें उस मीडियम में लगने वाला फोर्स फाइंड करना है, Fm इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी मीडियम, तो हो जाएगा F/K, मतलब फ्री स्पेस में जो F फोर्स लगता है तो डिवाइड बाय K। यहाँ पे हम ε0 के साथ में K को मल्टीप्लाई करके, बिकॉज εr और K इज इक्वल टू ε/ε0, कोई मीडियम की परमिटिविटी अपन फ्री स्पेस की परमिटिविटी, उसको K बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह ε0 के लिख के ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। यदि दो स्फीयर के बीच में या दो मानो के चार्ज के बीच में पूरा का पूरा मीडियम नहीं है, यहाँ पे एक Q1 और Q2 दो चार्ज थे, मानो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस था R, और हम दोनों के बीच में T जितनी थिकनेस वाला एक स्लैब रखते थे जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल K। यहाँ पे था पूरा का पूरा मतलब डायलेक्ट्रिक दोनों चार्ज के बीच में, यहाँ था दोनों के बीच में मतलब एयर या फ्री स्पेस, मतलब कुछ नहीं था। बट यहाँ पे मिक्स है, थोड़ी सी एयर या मतलब थोड़ा सा इतना ही T जितनी थिकनेस वाला डायलेक्ट्रिक स्लैब है, बाकी की जगह पे कुछ नहीं है, मतलब एयर है या फ्री स्पेस। तो फोर्स कौन सा होगा, तो वो भी आप याद रखो। हमारे वीडियो में हमने उसके बारे में आपको दिखाया था। फिर भी यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट जब हम रिवाइज करते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला Q1 into Q2 upon 4πε0 r-t plus t रूट के का होल स्क्वायर। उसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि सिंपल से एमसीक्यूज यदि हम इसका यूज करें तो इसके रिलेटेड कैसे एमसीक्यूज आते हैं। ये वाला फॉर्मूला देखो कि Q1 Q2 by r²। यदि आपको पूछा जाए कि दो चार्ज जिसके बीच में डिस्टेंस r हो तब लगने वाला फोर्स F हो, अब दोनों चार्ज की वैल्यू यदि हम डबल करते हैं, डिस्टेंस हाफ करते हैं, या चार्ज हाफ करते हैं, डिस्टेंस हाफ करते हैं, डबल करते हैं, तो फोर्स कैसा होगा। तो ये फॉर्मूला से तुरंत हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स हमें मिल जाएगा, सीधा हम उसके लिए उसका रेशियो लेके फाइंड कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला ये वाला दोनों में से कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि फ्री स्पेस में दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स यदि F है, दोनों को फोर्स जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, ऐसे मीडियम में रखा गया है, तो नया फोर्स कितना होगा, दैट इज F/4। 5 है तो F/5 ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कैसे एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें ऐसा सपोज पूछा गया है कि दोनों चार्ज के बीच में यदि लगने वाला फोर्स F है जो डिस्टेंस R है, मानो कि R दिया गया है आपको, कोई भी ले लो, हम 0 पॉइंट हम ले लेते हैं, मानो कि 0.2 मीटर, दैट इज R। हम 0.2 मीटर ले लेंगे। अब ऐसा बोला है कि दोनों के बीच में थिकनेस है 0.08 मीटर,
इतनी थिकनेस वाला एक डायलेक्ट्रिक स्लैब दोनों चार्ज के बीच में यदि हम रखते हैं तो फोर्स उसका हो जाता है हाफ। पहले जितना डिस्टेंस 0.2 मीटर था, डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, तब फोर्स F है। अब इतनी थिकनेस वाला स्लैब जब दोनों के बीच में रखते हैं तो उसका फोर्स हो जाता है F/2। तो K की वैल्यू फाइंड करो, उसकी K की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करनी है। तो हम F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R² से, मतलब हम एक इक्वेशन नंबर 1 F जो बार 0.2 है, तो दूसरी बार ये वैल्यू पुट करके हम F/2 डिफाइन किया, वो रखेंगे, रेशियो लेंगे। तो आप खुद सेल्फ स्टडी करना, मतलब उसमें कि कैसे आंसर आता है, की वैल्यू कितनी आती है वो देख लेना, उसके रिलेटेड मतलब ये भी क्वेश्चन आता है। और लास्ट केस उसका फोर्स का भी बता दूं कि दो चार्ज के बीच में दो या तीन या उससे ज्यादा मीडियम्स अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम रखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कम जगह है, फिर भी आप देख लो कि मानो कि K1 और K2 जिसकी थिकनेस है T1 T2, क्या फर्क है इसमें और आगे वाले कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे एक ही स्लैब था, बाकी ऐड थी। यहाँ पे दोनों के बीच में एक मीडियम नहीं है, दो मीडियम है, बट अलग अलग थिकनेस वाले हो या अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले। तो उसके फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, अब इसको मैं निकाल रहा हूं। जब ऐसा क्वेश्चन है, दो चार्ज के बीच में अलग अलग मीडियम रखा है, दोनों की थिकनेस अलग अलग है, तो फोर्स क्या होगा F' Q1 इंटू Q2। सपोज चार्ज की वैल्यू Q1 Q2 है 4πε0। तो याद रखना है कोई भी मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी हो उसके साथ उसका डिस्टेंस, मतलब T√K, मतलब T1√K1, जैसे कि यहाँ पे लिया T√K, वो भी हम प्रूव कर सकते हैं R√K, R'=R√K से हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे आया वो, T2√K2 का होल स्क्वायर, मतलब दिस इज द फॉर्मूला T1√K1 प्लस T2√K2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला से वो दो चार्ज जिसके बीच में डिफरेंट मीडियम है तो भी फोर्स हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो कूलम्ब्स लॉ, उसके रिलेटेड उसके स्पेशल केसेस भी हमने देखे। अब हम आगे वो कूलम्ब्स लॉ के रिलेटेड एक बेसिक एमसीक्यू से, मतलब बेसिक एग्जांपल से हम आज स्टार्ट करते हैं कि फोर्स दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स तो ये था, लेकिन दोनों के जगह मतलब तीसरा चार्ज है, कोई चौथा वाला चार्ज अंदर एंटर करवाया है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। आपको ये बात बता दूं, फोर्स तो दो चार्ज के बीच में ही लगेगा, लेकिन रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इट इज इक्वल टू द वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। उसके रिलेटेड हम आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ के रिलेटेड फोर्स की प्रैक्टिस ज्यादा, कि यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे चार्ज रखेंगे, अलग अलग डिस्टेंस पे चार्ज रखेंगे और टोटल उस पे लगने वाला फोर्स पूछा गया है, कूलम्ब फोर्स, वो कैसे फाइंड करने की, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके रिलेटेड जो हम डिस्कस करने उससे पहले मैं आपको एक आगे वाला जो कॉन्टेक्ट वाली मेथड वाला जो सम था ना, वो एक एमसीक्यू आपको मैं बता रहा हूँ कि एक स्फीयर है जिसका स्फीयर का चार्ज है 2Q, दूसरा स्फीयर सेम रेडियस वाला स्फीयर है जिसका चार्ज है -Q, और मान लो कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस यदि आ रही है, तब लगने वाला फोर्स बताया गया है F। These two spheres, okay, charge on them is 2Q and -Q respectively. The distance between their center is R and the force is F. What is the condition? दोनों स्फीयर को कांटेक्ट में लाते हैं, दोनों को टच करवाने के बाद जब सेपरेट करते हैं तब उतने ही डिस्टेंस पे चार्ज स्फीयर को रख देंगे वापिस, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से समझ लो, दो सेम स्फीयर वाले रेडियस से बड़ा मैंने ड्रॉ कर दिया है, मान लो कि दोनों एक ही है, 2Q और -Q, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस जब R है तब लगने वाला फोर्स F है। अब दोनों को जब कनेक्ट करने के बाद जब सेपरेट करते हैं और उतने ही डिस्टेंस पे रखेंगे तो नया फोर्स कितना होगा। यदि कई बार होता भी है कि दोनों का डिस्टेंस हाफ कर देते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मतलब डबल कर देते हैं, अलग अलग कोई भी कॉन्सेप्ट आए हम सेम डिस्टेंस पे रखेंगे, उतने डिस्टेंस पे उसको सेपरेट कर लेंगे, मतलब वापस रख देंगे, तो फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले जब कनेक्ट नहीं करवाया है तब क्या होगा, तो F इक्वल टू K 2Q - Q बाई R² इक्वल टू 2
के क्यू स्क्वायर माइनस आगे आ जाएगा आर स्क्वायर। बता सकते हो कौन सा वाला होगा एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स? एक प्लस एक माइनस, तो एट्रैक्शन ही होगा। इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या है कंडीशन हमारी? दोनों को कनेक्ट करते हैं। दोनों स्फीयर को कनेक्ट करने के बाद जब सेपरेट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद जब सेपरेट करते हैं कोई कंडक्टिंग वायर से या मतलब कुछ भी सेम रेडियस वाले है, तो दोनों स्फीयर का चार्ज कितना होगा? जब दोनों को हम कनेक्ट करने के बाद सेपरेट करते हैं तो चार्ज कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए चार्ज ऑन स्फीयर इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्यू बाई 2। तो जितना चार्ज एक स्फीयर का होगा क्यू बाई 2 उतना ही हो जाएगा दूसरे का। तो अब दोनों स्फीयर का चार्ज होगा या क्यू बाई टू, और डिस्टेंस दोनों के बीच का तो हमने रखा है आर की आई, मतलब वही क्यू बाई टू आर। फोर्स, चलो नेक्स्ट एफडेस क्या होगा? तो के क्यू बाई टू बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 एफ डैश। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में देखते हो दोनों को हम मतलब एफ डैश का आंसर लाना है हमें इन द टर्म्स ऑफ एफ, टेकिंग द रेशियो एफ डैश बाई एफ क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर लिख ही देता हूँ, के क्यू स्क्वायर अपन 4r स्क्वायर अपन माइनस 2 के क्यू स्क्वायर अपन r स्क्वायर। यस, ये माइनस है ना, मतलब आपको बता रहा है एट्रैक्शन या रिपल्शन के बारे में कि ये माइनस आया मतलब दोनों के बीच में होता है एट्रैक्शन। यहाँ पे दोनों चार्ज हो गए पॉजिटिव क्यू बाई टू, तो उसका मतलब यहाँ पे प्लस आया तो वो आ रिपल्सन। याद रखना, यदि ये एट्रैक्शन फोर्स है तो ये रिपल्सिव फोर्स है। हमें यदि मैग्नीट्यूड ही पूछा है तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बिटवीन देम, तो माइनस कंसीडर नहीं करना है। सिर्फ माइनस आपको क्या बता रहा है, उसका टाइप्स, एट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। तो के क्यू स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या ऊपर 1/8 माइनस 8, तो एफ डैश डिवाइड बाई एफ इक्वल टू 1/8, तो एफ डैश इक्वल टू एफ बाई 8। यहाँ पे इतना फोर्स बता, एफ डैश इक्वल टू माइनस एफ बाई 8। ये माइनस क्या बता रहा है? यदि हमारा एफ वाला फोर्स यदि सपोज मानो कि एट्रैक्टिव फोर्स था तो ये नेगेटिव है, उसका मतलब ये वो वाला है रिपल्सिव फोर्स है। तो द मैग्नीट्यूड इज f/8, इतना हो जाएगा फोर्स। तो दो कॉन्सेप्ट है कि हमने साथ में यहाँ पे लिए, कॉन्टैक्ट मेथड और दूसरी मेथड जो थी वो है फोर्स मतलब कूलम्स का लॉ, वो यूज करके हमने यहाँ पे रिलेटेड सम लिया। नाउ फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि मानो कि दो चार्ज है क्यू सेम वैल्यू में, एक तीसरा चार्ज दोनों के बीच में रखा है स्मॉल क्यू सेंटर पे। टोटल डिस्टेंस यदि ये r है तो ये r/2। आपको क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉल क्यू पे लगने वाला टोटल फोर्स फाइंड करो। तो इन दिस सिस्टम यू कैन सी देयर आर टोटल 3 चार्जेस, बट कूलम्स लॉ तो दो चार्ज के बीच में लगता है, तो इसीलिए आपको इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, इस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद यहां पे हमें रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले F1 जो कैपिटल Q और स्मॉल q, ये जो पहले के दो चार्ज है उस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F1 कितना होगा? तो इट इज इक्वल टू के q इंटू स्मॉल q बाय r/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 के q बाय r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स दैट इज कॉल्ड F2 के q स्मॉल q, वैल्यू दोनों की, डिस्टेंस भी r/2 का होल स्क्वायर है, वो भी आंसर आएगा 4 के q बाय r स्क्वायर। अब दोनों की हमें देखनी पड़ेगी डायरेक्शन। ए वाला पॉजिटिव चार्ज q, इस q पे जो फोर्स लगाएगा F1 वो होगा इस तरह, ए q इस पे लगाएगा फोर्स F2, ये होगा उसके ऑपोजिट। यदि दो फोर्स F1 और F2 एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट फोर्स
F इज इक्वल टू F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, कोई भी आप कर सकते हो। 4k³ बाय r², इसकी भी वैल्यू 4k³ बाय r², दोनों की सेम वैल्यू है। देयरफॉर उस स्मॉल q पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें हमने क्या देखा, दो फोर्स जो एक दूसरे के आमने सामने लग रहे हो, अपोजिट लग रहे हो, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में यहाँ पे मतलब माइनस सब्सट्रैक्शन आएगा। मानो कि यही सब है लाइन वाला, लेकिन Q और स्मॉल q यहाँ पे रखा गया है। ये डिस्टेंस है r और इतना डिस्टेंस मानते चलो कि ये r1 ले लो और इतना डिस्टेंस ले लो हम r2 ले लेंगे यहाँ तक का। कैपिटल Q से स्मॉल q का ये वाला डिस्टेंस r1, ये वाले दूसरे कैपिटल Q से स्मॉल का डिस्टेंस है r2। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स Q पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना, सिंपल सा लॉजिक। इसने जो लगाया फोर्स उसको F1 बोलेंगे, इसने लगाया फोर्स क्या बोलेंगे, उसको हम F2। तो दोनों का फोर्स यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में आया, सेम डायरेक्शन F1 और F2। तो हम सेम डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे, दोनों के बीच में हम एडिशन करेंगे यहाँ पे F1 प्लस F2। वैल्यू तो आप लिख ही सकते हो, जो भी डिस्टेंस हो, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो एक लाइन में यदि चार्जेस है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है फोर्स तो एडिशन, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब सब्ट्रैक्शन। यदि एक चार्ज प्लस है दूसरा माइनस है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, प्लस और माइनस के बारे में हम कैसे लाएंगे, तो वो हमें करना पड़ेगा दोनों के बीच में कैसे हम आंसर लाएंगे। ओके, r1² मतलब वही है, दो चार्ज प्लस है दूसरा माइनस है, मानो कि बीच में कहीं भी Q रखा है और आपको पूछा गया कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो। देखने जाए तो वही क्वेश्चन दिख रहा है हमें, लेकिन अब मैंने वैल्यू एक की प्लस करके दूसरे की माइनस कर दी। तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स F1 Q पे इस डायरेक्शन में, यदि वो प्लस Q होता, यदि वो प्लस Q होता तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती, लेकिन प्लस की जगह क्या है, माइनस। तो एक चार्ज प्लस हो दूसरा माइनस हो तो हम दो मेथड से मतलब उसका रिजल्ट ले सकते हैं। फर्स्ट वन मतलब डायरेक्शन अपोज करके, एक प्लस माइनस, इसलिए हमने डायरेक्शन यहाँ की जिस इस डायरेक्शन में लगने जा रही थी लेकिन उसको कैंसिल करके इस तरफ रखेंगे। F2 माइनस कंसीडर कर दिया इसलिए उसकी डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी। तो अब F2 की वैल्यू में माइनस मत लिखना, ये दिया डिस्टेंस R2 है तो R2 का स्क्वायर, ये F2 की वैल्यू हो गई। ये जो है ना सब उसकी वैल्यू ही है F1 और F2, हम वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे। F1 की वैल्यू है Q1, इसको R1 नाम दे दो अपन R1², दोनों की वैल्यू मिल गई। हमने डायरेक्शन अपोजिट कर दिया अकॉर्डिंग टू साइन। अब दोनों देखो, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट F हो जाएगा F1 प्लस F2, मतलब 2 टाइम्स Q बाय, या R1 R2 में दोनों का नाम R ही रखो तो R² तो डिवाइड बाय R², वो हमें वैल्यू मिल जाएगी टोटल फोर्स की एडिशन में। लेकिन यहाँ पे देखो आप कि जब दोनों की वैल्यू सेम थी, यदि मैंने R/2 नाम रखा था तो आंसर क्या आया था, 0। यदि एक प्लस दूसरा माइनस कर दिया तो 0 आया नहीं, बीच में डबल हो गया, तो माइनस से इतना फर्क पड़ता है। इसमें यदि आप डायरेक्शन चेंज नहीं करते हो तो फिर F2 की वैल्यू में आगे माइनस Q लिखना पड़ेगा, अपोजिट आए गए तो माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो जाएगा। F इक्वल टू F1 माइनस F2 Q बाई R² माइनस K माइनस Q बाई R², वैसे भी माइनस माइनस प्लस होके भी आंसर डबल ही आएगा। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, मतलब ये वाली मेथड। यदि माइनस कंसीडर के डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो फिर F2 की जो फॉर्मूला बनी उसमें माइनस मत लिखो। यदि आप डायरेक्शन अपोजिट नहीं कर रहे हो तो F2 की फॉर्मूला में माइनस रखना ही पड़ेगा। वो दोनों चीज मतलब एक साथ मत करना,
कोई भी एक ही मतलब एप्लीकेबल कर लिया यहाँ पे। तो ये बात थी लाइन की कि जहाँ पे लाइन में चार्ज दिया गया हो तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, आइदर एडिशन और सबट्रैक्शन। इस दोनों से हम फाइंड कर सकते हैं। उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं कि वेयर वी प्लेस अ थर्ड चार्ज, मतलब टू चार्जेस Q1 Q2 दोनों को मतलब कोई भी एक्सिस पे रखा गया है। थर्ड चार्ज वेयर वी कैन प्लेस द थर्ड चार्ज, तीसरा चार्ज कहाँ पे रखेंगे तो उस पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो हो गया है, उस पे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो याद रखना उसके लाइन पे ही आना चाहिए चार्ज। यदि दोनों के दोनों चार्ज प्लस हो या माइनस हो तो थर्ड चार्ज दोनों के बीच में कहीं आएगा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास में आएगा। दोनों के चार्ज प्लस हो तो थर्ड चार्ज कहां पे आएगा, दोनों के बीच में, बट आएगा तो उनके लाइन पे, द लाइन कनेक्टिंग दी टू चार्जेस। यदि एक चार्ज प्लस है दूसरा माइनस है तो थर्ड चार्ज कहां पे रहेंगे, उस पे लगने वाला फोर्स जीरो होगा, तो कभी भी बीच में नहीं आएगा, वो आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बट अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। सपोज इसकी वैल्यू 8 कूलम, इसकी वैल्यू -2 कूलम, तो कहाँ पे आएगा, तो जिसकी वैल्यू कम होगी उसके पास में आएगा। तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं कि वेयर वी प्लेस अ थर्ड चार्ज सो द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इज जीरो। तो इस फॉर्मूला से हमें वो कंसीडर करना है, एज्यूम करके कि मानो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे उस चार्ज को रखा गया है, फिर F1 + F2 = 0 करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं कि यहाँ पे Q Q Q सेम चार्ज है, दिस इज रेक्टेंगल ट्राइंगल है यहाँ पे। तो आपको पूछा गया है कि इस Q पे, इसको अंदर है Q, जब मानो कि इसका नाम हो B पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो, B पे रिजल्टेंट फोर्स। तो आपको पता होगा कि A वाला B पे जो फोर्स लगाएगा F1 कहाँ पे आएगा, इस तरफ, वैल्यू क्या होगी उसकी KQ × Q KQ² R²। ये C वाला B पे जो फोर्स लगाएगा दोनों पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, उसका नाम दे दिया हमने F2, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी F2 की, यहाँ पे लिखता हूँ KQ × Q KQ², डिस्टेंस है हमें R²। तो रिजल्टेंट फोर्स F क्या लेंगे हम, F1 + F2 नहीं, F1 - F2 नहीं। जब दोनों यहाँ पे परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर के लिए रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा √F1² + F2²। हमें रिजल्टेंट फोर्स ए वाले फॉर्मूला से फाइंड करना पड़ेगा, √F1² + F2², दोनों की सेम वैल्यू है तो F नाम दे दो या कुछ भी, F दोनों को F1 नाम दे दो, तो F1² + F1², इट इज 2 टाइम्स F1², इट इज √2F1। तो कोई भी एक की वैल्यू इंटू √2 KQ² R²। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये कहाँ से आया, F1 + F2 कहाँ से आता है, F1 - F2 कहाँ से आता है। मैं बोल देता हूँ कितना कर दो, लेकिन ये कहाँ से मैं रखता हूँ, आपको जाना पड़ेगा 11th में वेक्टर वाले चैप्टर में। तो वेक्टर वाले चैप्टर में एक एडिशन था, वेक्टर का एडिशन के जो लॉ था, मतलब उसमें ट्राइंगल लॉ से या पैरेललोग्राम से भी समझाया गया था कि व्हेन द टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों वेक्टर यदि सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट फोर्स, एक्चुअल में वेक्टर एडिशन तो वेक्टर ए + वेक्टर बी, बट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्टली द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इट इज इक्वल टू A + B। दो वेक्टर यदि एक दूसरे के आमने सामने हो तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू A - B। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू A और B नाम दे दो तो √A² + B²। ये तीनों के तीनों जो कॉन्सेप्ट थे वो कहाँ से आए थे, तो पैरेललोग्राम वाला जो कॉन्सेप्ट था वहां पे हमने प्रूव किया था कि रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू √A² + B² + 2AB cos θ। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, याद आ गया होगा आपको, √A² + B² + 2AB cos θ। अब आपको A + B कहाँ से है वो बताता हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बताओ दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा, एक ही डायरेक्शन में सेम लाइन में है
तो थीटा कितना होता है 0 डिग्री। चलो यहाँ पे 0 डिग्री के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो फॉर्मूला हमारा रिजल्टेंट का क्या बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी तो मैथमेटिक्स का एक बेसिक फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको क्या बोलते हैं हम अंडर रूट, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, दैट इज a प्लस बी। द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू a प्लस बी। जब दोनों एक ही लाइन में होगा तो एडिशन आया। यदि दोनों के दोनों एक दूसरे से अपोजिट में है तो थीटा कितना होगा 180। यहाँ पे 180 रखेंगे, cos 180 -1, तो -1 आ जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी। एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो cos थीटा मतलब थीटा हो जाएगा 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो निकल गया टर्म पूरा का पूरा, तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे cos 0 होने की वजह से अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। समझ में आ गया कि कहाँ से हम लेते हैं। तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। एडिशन वेक्टर की जो प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग हम दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस, अपोजिट में हो तो माइनस, परपेंडिकुलर हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोई थीटा एंगल पे हो तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसे वाले सम में हमें उसके कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट कंपोनेंट वी कैन फाइंड डायरेक्टली द आंसर, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल के लिए जो था। अब ट्राइंगल में हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं। मानो कि कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्यू 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 आर आर आर, तो आपको पता होना चाहिए कि साइड सबकी सेम है तो एंगल हो जाएगा 60। इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। और पूछा गया है कोई एक पे, इस पे या इस पे या इस पे, कोई एक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट ऑन दी एनी वन चार्ज, कितना होगा। तो इसने इस पे लगाया फोर्स F1 ऊपर, दोनों प्लस, तो F2 भी ऊपर। ए एंगल 60 है तो ऊपर दोनों का बीच का भी एंगल कितना होगा 60। तो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिलेगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। बट F1 क्यू सेम, डिस्टेंस सेम, F2 भी मतलब सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F हो जाएगा। मतलब उसका F1 नाम दे दो या कोई F' नाम दे दो, जो भी नाम देना है। इसको F' बोलो तो इसको F नाम दे दो। तो F' इक्वल टू अंडर रूट F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 1/2, 2 कैंसल, अंडर रूट 3F स्क्वायर, आंसर अंडर रूट 3F। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में यदि सबका चार्ज सेम है, सबके मतलब या तो डिस्टेंस तो सेम होता ही है, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा अंडर रूट 3F। ये वाले ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो अंडर रूट 2F। ये ट्राइंगल वाला फॉर्मूला। यहाँ पे मानो कि सेंटर में पूछा जाए, इक्विलेटरल ट्राइंगल में पूछे या स्क्वायर में, जहाँ से सेंटर के सब वर्टाइस के बीच का डिस्टेंस सेम हो, तो सेंटर पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा। याद रखना, स्क्वायर हो या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या मतलब पेंटागन हो, जो भी हो, तो सेंटर पे लगने वाला फोर्स क्या आएगा 0। यहाँ पे ट्राइंगल में एक और चीज, मैं चार्ज की वैल्यू माइनस कर दूं। मानो कि प्लस क्यू रखी, इसको माइनस क्यू कर दी और इसको प्लस क्यू ही रखी। आप देख सकते हो एक की वैल्यू क्यू और माइनस क्यू, तो दो की वैल्यू मैंने प्लस रखी, एक की माइनस की, और आपको इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स, सी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए बोला गया। क्या आंसर सेम रहेगा? नहीं, बिकॉज एक माइनस है इसलिए डायरेक्शन बदल गई। इसका फोर्स F1 ऊपर की डायरेक्शन में, इसका फोर्स F2 यदि माइनस क्यू प्लस क्यू है तो ऊपर जाने की जगह माइनस की वजह से इस तरफ आ जाएगा। लेकिन F2 तो अब ले ले रहा है हमें पॉजिटिव ही है क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब यहाँ पे F1 और F2 के बीच में 60 एंगल नहीं बनता है जो पहले बनता था, तो ये 60 है, तो इतना कितना बनेगा 120, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। यहाँ पे -1/2 रखेंगे
तो एक गैप कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्टेंट आएगा एफ डैश इक्वल टू एफ, जो अंडर रूट थ्री एफ आता था, इंस्टेड ऑफ दैट आंसर विल बी एफ डैश इज इक्वल टू एफ। यदि चार्ज हमने नेगेटिव लिया है तो इसे आपको ऐसे पूछे जाए कि पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो, मतलब हर एक पे लगने वाला फोर्स, तो आपको 1/1 इस पे लगने वाला फोर्स बाकी की दो की वजह से, प्लस इस पे लगने वाला फोर्स, प्लस इस पे, मतलब आएगा तो सेम ही, चार सेम है, तो फिर इज इक्वल टू मतलब हमें 3 टाइम्स एडिशन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। गॉट इट? समझ में आया? इसके अकॉर्डिंग हम मतलब वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में 3 की जगह 4 चार्ज है। स्क्वायर में वो रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? हम स्क्वायर की जब बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में तो समझ में आ ही गया होंगे कि ये कूलम्ब्स लॉ, मतलब काफी टाइम से हम जा रहे हैं उसके रिलेटेड, मतलब सिर्फ फोर्स पे ही ये डिस्कशन कर रहे हैं, डरना मत। अभी तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और उसके रिलेटेड मतलब जो इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम फोर्स पे ही जाएंगे। फोर्स क्यू 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 क्यू, मानो कि सबके बीच का डिस्टेंस आर है, स्क्वायर है, फोर्थ चार्ज इज क्यू 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 प्लेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर एंड द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ सेंटर ऑफ स्क्वायर। सेंटर, स्क्वायर के सेंटर पे रिजल्टेंट फोर्स कितना, तो ये वाला जितना फोर्स लगाएगा उसके सामने वाला उतना ही फोर्स अपोजिट में, मतलब चारों की फोर्स ऐसे लगेंगे एक दूसरे के अपोजिट में, तो रिजल्टेंट फोर्स 1c क्या आएगा? 0। यदि सबका चार्ज सेम है या अपोजिट वर्टेक्स का चार्ज सेम है तो आंसर आएगा 0। बट आपको पूछा जाएगा कोई एक कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है ना उस पे फोर्स कितना लगेगा। कोई ये है जो फोर्स चार्ज जो कॉर्नर पे रखा है उस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? कितने फोर्स आएंगे इस पे? तो इसकी वजह से F1, इसकी वजह से F2, इसकी वजह से F3, मतलब 3 फोर्स आएंगे। इसका F1 मानो कि इसके ऊपर का आया वो F2 और इसका जो फोर्स लगा वो है F3। अब यहाँ पे हम 3 फोर्स एक साथ में हम डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते, हमें सिंपल से मतलब सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। तो 2 को लेके चलो, पहले F1 और F2 दोनों का चार्ज सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर लग रहे हैं। F1 इज परपेंडिकुलर टू F2, तो अभी आगे ही बताया मैंने, दोनों परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट फोर्स उसका F डैश क्या हो जाएगा? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, सेम वैल्यू है दोनों की, तो अंडर रूट 2F डैश मिल गया। इस दोनों का रिजल्टेंट सेम है इसलिए वो बताएगा 45 डिग्री से मतलब बीच में से, उसको नाम दे दिया हमने F डैश। अब यहाँ पे F डैश और F3 के बारे में देखो आप, कहाँ पे दोनों F डैश और F3 कौन सी डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। और सेम डायरेक्शन में जो F डैश और F3 होते हैं ना, तो दोनों के बीच में रिजल्टेंट जो फोर्स हम फाइंड करेंगे इट इज द सिंपल एडिशन F3 प्लस F डैश। बट F3 की वैल्यू में यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, AR तो इतना डिस्टेंस हो जाता है √2r, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 2r स्क्वायर, और ये F डैश जिसकी वैल्यू है √2f मतलब √2 KQ स्क्वायर बाई r स्क्वायर, वैल्यू KQ स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर प्लस √2 KQ स्क्वायर बाई r स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई r स्क्वायर कॉमन निकाल दो, आंसर बना 1/2 प्लस √2। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। यहाँ पे मतलब इसकी जगह कहीं इस पे पूछे तो भी सेम थियरी सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। प्लस हो, कोई वाला एक प्लस कोई माइनस हो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, यदि मानो ये माइनस था ये प्लस है, तो ये वाला जो F1 इस तरफ था ये हो गया इस तरफ,
तो इस दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे मिलेगा। अब F3 और F' के बीच में सिंपल एडिशन होगा नहीं, तब हमें दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा से रिजल्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस फोर्स में रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए 2 चार्ज की जगह 3 4 है, उससे ज़्यादा चार्ज है, तो कैसे फाइंड करना है हम इस वाले कॉन्सेप्ट में हमने देखा। कोई फोर्स में हम मिक्स कर सकते हैं टेंशन कि जहाँ पे मानो कि एक वाला ऐसा भी हम पूछ सकते हैं कि एक रिजिड सपोर्ट से 2 स्पीयर को यहाँ पे सस्पेंड किया गया है एंड व्हेन वी एट द सेम चार्ज ऑन दी 2 स्पीयर, सेम चार्ज होगा सपोज दोनों के पर हमने प्लस चार्ज डिपॉजिट किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों के बीच में रिपल्सन, मतलब ऐसे रिपल्सन होते हैं कि ये वाला डिस्टेंस सपोज आर है और एंगल मानो कि है टोटल एंगल हम थीटा ले सकते हैं या θ/2 हाफ एंगल जो भी लेना है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाए कि स्फीयर का मास कितना होगा या पूछा जाए कि थीटा कितना होगा, थीटा दिया गया हो और आपको चार्ज भी दिया गया हो, डिस्टेंस दिया गया हो, कुछ भी मतलब बाकी की वैल्यूज आपको दे देते हो और कुछ जो अननोन है वो फाइंड करने के लिए पूछते हैं। तो स्ट्रिंग जिसका टेंशन T हो, यदि मानो कि इतना एंगल थीटा है हाफ एंगल, अब यहाँ पे डिस्टेंस R है, मतलब यहाँ पे दोनों के बीच का भी डिस्टेंस सपोज R ही रहता है, तो टोटल एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, तो हाफ एंगल हो जाएगा 30। ये टेंशन T है तो उसके 2 कंपोनेंट लेंगे हम, कौन से थीटा, तो ये वाला थीटा T cos थीटा और ये T sin थीटा। mg वेट फोर्स और इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स था, मतलब जो रिपल्सिव फोर्स था, वो होता है kq²/r²। r की जगह डिस्टेंस x एज्यूम करके भी हम x फाइंड कर सकते हैं थीटा के अकॉर्डिंग टर्म्स में, इक्विलेटरल बन जाता है इसलिए डायरेक्टली x = r लिख देंगे, वरना हम sin थीटा का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि sin थीटा = अपोजिट x/2 अपॉन r, फिर थीटा 30 हो या 60 हो तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके भी हम सपोज थीटा 30 है तो sin 30 1/2 x/2r कैंसल, x = r कोई मिल जाएगा, जो भी थीटा उसके अकॉर्डिंग हम दोनों के बीच का डिस्टेंस x फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के बीच का फोर्स मिला kq²/r² और यहाँ पे जो मानो कि वाला डिस्टेंस x था तो x² लिखेंगे, T cos थीटा ऊपर mg नीचे, तो हम कंपोनेंट इक्विलिब्रियम करेंगे कि यहाँ पे अपोजिट वाले T sin थीटा हमारे वाले = आपके वाले kq²/x² और ऊपर वाला T cos थीटा = नीचे वाला mg, टेकिंग द रेशियो sin cos tan थीटा kq²/x² mg, तो m को सब्जेक्ट बनाओ, यदि मास पूछा गया है तो kq²/x² g tan थीटा हम फाइंड कर सकते हैं मास। यहाँ पर आपको थीटा दिया गया होगा, चार्ज में एक लाइन याद रखना, मैं ऐसा दूं कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज जब यहाँ पे दोनों स्फीयर पे डालते हैं तो Q कितना लेना है इस फॉर्मूला में, 2 नहीं लेना है, क्योंकि हम 2 माइक्रोकूलम डालेंगे तो दोनों स्फीयर पे वो चार्ज कितना हो जाएगा, आधा 1 माइक्रोकूलम, तो चार्ज हमें आधा ही लेना है, वो याद रखना है। उसमें मतलब उसमें वर्ड्स जो भी दिए उसका बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, सिंपल से मतलब फिजिक्स सॉल्व करना है तो हमें लाइन में वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप सॉल्व तो कर देते हो फिजिक्स लेकिन सिली मिस्टेक में मतलब पूरा सम यहाँ पे रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे हमने कूलम्ब्स लॉ में उसके रिलेटेड जो डिस्कशन यहाँ पे हमने की कि 2 चार्ज 3 चार्ज इक्विलेटरल एंगल स्क्वायर, तो चार्ज कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने देखा। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स और द गॉस थ्योरम उसकी एप्लीकेशन के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।